साहब, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है 3 तरफ से वार क्या करेगी सरकार। सरकार मतलब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार। पिछले 12 साल में बहुत कम मौके आए हैं जिसमें सरकार को हमने घिरे हुए देखा है। किसान आंदोलन एक बड़ा अपवाद था जब हमें लगा कि सरकार वाकई घिरी घिरी सी है। इसके बाद में ये छात्र आंदोलन का विषय आया नीट परीक्षा के संदर्भ में, जिसमें सरकार दबाव में आती ही नहीं दिखी बल्कि दबाव में फैसला लेते हुए भी दिखी। पर अभी फिर सरकार को दबाव में लाने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस बार सरकार को घेरने में विपक्ष की एकजुटता कहीं नहीं है। तमाम विपक्षी दल अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसके माध्यम से अपने प्रति समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मुख्य विपक्षी दलों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक कांग्रेस पार्टी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, दूसरी समाजवादी पार्टी है जिसके लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और संसद में जिसके पास में लोकसभा अंतर्गत 37 सांसद हैं। तीसरा राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी है जो बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा पाने में सफल रही। उसके साथ संकट ये कि दिल्ली में भले उसकी सत्ता चली गई पर पंजाब में ना चली जाए, इस संकट का वो सामना कर रहे हैं। तो इस समय जो देश की सियासत है उसमें ये 3 राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों के साथ सरकार के सामने खड़े हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे को लपका हुआ है। नीट परीक्षा में धांधली के विषय से लेकर युवाओं के भविष्य को, छात्रों के भविष्य को राहुल गांधी मुद्दा बनाकर सरकार को गठगरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीट आंदोलन के तहत जो प्रदर्शन हुआ संसद पर, उसमें पुलिस के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उससे मुद्दा बनाकर अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। जो कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, अनशन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, उसने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया। पर राहुल गांधी अभी भी इस मुद्दे को अपने साथ बनाए हुए हैं। संसद भवन के अंदर तो वो जो प्रदर्शन करते हैं, जो बात रखते हैं। संसद के बाहर भी पूरे देश में जाकर वह इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अभी नया कार्यक्रम उनका प्रयागराज के संदर्भ में, जो छात्र आंदोलन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है अतीत में, वह वहां जाएंगे, वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे जैसा उन्होंने उत्तराखंड में किया था। यह राहुल गांधी की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मसले को पकड़ा हुआ है। अभी तक समाजवादी पार्टी को रामद्रोही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश भाजपा करती आई थी और अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोलियां चली थी उसके लिए मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर संबोधित भी करती थी, कटघरे में खड़ा करती थी। पर अखिलेश यादव राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ है उसे मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने की कोशिश में, केंद्र में भी और राज्य में भी। उत्तर प्रदेश का आज विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें भी राम मंदिर को लेकर खासा हंगामा हुआ। तो यह समाजवादी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल भी कहां पीछे रहते। पिछले 1.5 दशक में जन आंदोलन का पर्याय तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रहे। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता गंवाकर पंजाब में जाकर बैठे हुए थे, अब वो वापस दिल्ली लौटे। उन्होंने मुद्दा पकड़ा है इथेनॉल पेट्रोल। पिछले कुछ समय से देश में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ लोगों के लाभ के लिए पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट को लगातार बढ़ाती जा रही है। E10, E15 और E20। देश के बड़े हिस्से से यह शिकायत आ रही है कि E20 पेट्रोल के चलते गाड़ी को बड़ा नुकसान हो रहा है और साथ साथ माइलेज भी घट रहा है। पहले तो केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री नितिन गडकरी ने साफ इंकार कर दिया, सब फालतू की बात है। बोले हम तो 100% इथेनॉल पर जाने वाले। पर जब बात लगातार बढ़ती गई तो अब पहले तो इस बात के संदर्भ में माने कि हाँ माइलेज 3 से 5% घट सकता है। अब यह माने कि पुरानी गाड़ियों के संदर्भ में कुछ पार्ट्स में गड़बड़ी हो सकती है, जो रबर के पार्ट्स है उनमें कुछ नुकसान हो सकता है। पर अरविंद केजरीवाल आम जनता से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री
निवास के बाहर अचानक धरना देकर चौंका दिया था। अरविंद केजरीवाल भी आज कोशिश किए हैं प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की, पहुंच नहीं पाए। फिरोजशाह रोड पर ही उन्हें रोक दिया गया। अब वो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। अर्थात 3 जगह से सरकार पर वार है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये सरकार पर हर तरफ से जो विपक्ष हमलावर होने की कोशिश कर रहा है, ये देश की सियासत में क्या प्रभाव छोड़ेगा, और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति इन कोशिशों का मुकाबला किस तरीके से करेगी। तो हमारे साथ इस राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुदीप प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी जी की आवाज है। राहुल गांधी जी एक समाप्त आंदोलन को जिंदा बनाए रखने के लिए क्यों प्रयत्नशील है, ये डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से जानेंगे। हमारे साथ जगदीश सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर रहते हुए बहुत समय हो गया। क्या राम मंदिर का आंदोलन जिसने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर किया था, वो राम मंदिर क्या समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी का आधार बनेगा, ये जगदीश सिंह जी हमें बताएंगे। हमारे साथ मनीष झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आम आदमी पार्टी अब इथेनॉल के मुद्दे के माध्यम से दिल्ली में खोए हुए जनाधार को वापस पाएगी, समझेंगे मनीष जी से। और इन तीनों के मुकाबले के लिए हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाजपा के प्रवक्ता हमेशा तलवार लिए रहते हैं। उम्मीद करते हैं अब की बार ढाल लेकर आए होंगे आर.के. मिश्रा जी। 3 तरफ से वार है, समझेंगे उनसे कि वो इन वारों का मुकाबला कैसे कर रहे हो। और इन सब के बीच हमारे साथ बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी हैं। बीच में उनकी तबीयत नासाज थी तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, पर उम्मीद करते हैं कि अब वो अच्छी सेहत के साथ हमारे साथ में होंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीष झा जी से करते हैं। और झा साहब आपसे समझना ये चाहते हैं, राहुल गांधी रोल मॉडल हो गए आपके? राहुल गांधी जो करेंगे अब अरविंद केजरीवाल भी वही करने की कोशिश करेंगे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को लगा मैं कहां पीछे रह गया, तो अरविंद केजरीवाल आज पहुंच गए। मनीष जी। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। देखिए, आपने जो बात कही है हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देश की मुद्दाएं हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा अग्रसर रही है उन मुद्दाओं को उठाने के लिए जो देश के लोगों के लिए जरूरी है। एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जो भी देश का मुद्दा है, चाहे वो छात्र हितों का हो, चाहे वो अयोध्या में चंदा चोरी का हो, चाहे वो किसानों के प्रति मुद्दा हो, और आज जो E20 को लेके जो केंद्र सरकार चाहे उस पर अपनी बात बुलंद करनी हो, हमेशा आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी अग्रसर रहे हैं और अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे हैं। हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं और हमें पता है कि हम अपनी बात अपने तरीके से लोगों में के बीच पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। जब भी देश को लगेगा कि एक अच्छी भूमिका एक विपक्षी पार्टी के नाते हम उनकी आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी रहो। हम इस पर आपकी बात नहीं करते कि किस प्रकार से सेटिंग करके 1 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी को परमिशन मिल जाता है और वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, जबकि यही राहुल गांधी थे। आपको ध्यान होगा जी, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, तो जब विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें यह चर्चा किया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी और डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात वहां पे बुलंदी से उठाया जाए, डॉक्टर कॉकरोच जनता पार्टी की बात। तो इसे राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने साफ तरीके से साफ रूप से इंकार कर दिया गया। लेकिन उन्होंने वो जनता के ताकत को हाँपने से कहीं चूक हो गई उनमें। और जब 20 तारीख को जो संसद मार्च हुआ, जब दिल्ली में 14 साल का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, 2.5 लाख छात्र सड़क पर थे, तब जाके राहुल गांधी की आंख खुली। और इत्तेफाक देखिए, 1 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी अगले दिन जो है प्रधानमंत्री आवास पे पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास देश के सुरक्षित जगहों में से एक है, कैसे उनको परमिशन मिलता है। और इससे भी बड़ा ताज्जुब द्विवेदी जी डॉक्टर साहब तब होता है जब अगले ही 1 घंटे में केंद्र सरकार के 2 मंत्री राहुल गांधी जी को के पास पहुंचकर और राहुल गांधी जी उनको अपनी मांग पत्र सौंपते हैं। तो ये महज विडंबना नहीं है, ये देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपसी खेल है जो कि जनता समझ रही है।
खैर, हमें उस पर नहीं जाना है, हम अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी का हो। आपने देखा किस प्रकार से हम लोग उस पर अपना जो धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जो धोखा किया है उन्होंने, ये रावण से भी बड़ा पाप है, कलंक है, जो इन्होंने चंदा चोरी करके जो हिंदुत्व और सभी लोगों के धार्मिक आस्था से खेलने का काम किया है। दूसरी बात, नीट पेपर लीक। आप ताज्जुब वाली बात यह है कि 36 दिन लग गए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा के लिए। इसकी कीमत देश ने चुकाई है। इसकी कीमत 25 बच्चों लोगों ने अपनी जान देके कमाई है। इसकी कीमत उन सैकड़ों हजारों बच्चों ने अपनी पीठ पर अपने लाठियां खाकर चुकाई है। तो इन सब चीजों में जब भी, लेकिन मनीष जी, मेरा सवाल तो इसी बात को लेकर है ना, जो नीट परीक्षा के संदर्भ में छात्रों का मसला था, उस पर उनके ऊपर जिस प्रकार का पुलिस कार्रवाई हुई, उसको लेकर मुद्दा बना हुआ है। राम मंदिर आप बता रहे हैं कि तो रावण से भी बड़ा काम कर दिए, वो मुद्दा बना हुआ है। इन दो मुद्दों पर विपक्ष संयुक्त रूप से हमलावर है। इसके बीच में अरविंद केजरीवाल, जो अच्छा भला पंजाब में, चंडीगढ़ में समय बिता रहे थे, अचानक दिल्ली आ गए, E20 के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे, धरना दे रहे हैं। तो भाजपा के साथ सेटिंग किसकी है? कांग्रेस की है, समाजवादी पार्टी की है, या आम आदमी पार्टी ने भाजपा से कोई नई सेटिंग की है? थोड़ा बताइए आप। डॉक्टर साहब, मैं आप सभी बातों का बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से खंडन करता हूं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है, और राष्ट्र पार्टी का संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी अपना समय गुजरात में, गोवा में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और दिल्ली में भी देते हैं। हम ना थाईलैंड गए हैं, ना हम इटली गए हैं, ना हम रोम गए हैं। हम अपने देश में हैं और राष्ट्र पार्टी हैं, इसके नाते हमारे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आपको पता है कि संसाधन कमी है हमारे पार्टी में। हम आम लोगों की पार्टी हैं, गरीबों की पार्टी, आम जनता की पार्टी हैं। तो जब भी जरूरत पड़ा है, अरविंद केजरीवाल अग्रसर रहे। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, ज्यादा दिन नहीं डॉक्टर साहब, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस दिन 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ, अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पर थे। चाहे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना हो, मंदिर मार्ग थाना हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, चाहे अन्य अस्पताल हो जहां पर छात्रों को डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, चाहे वो जख्मी छात्र हो। तो आम आदमी पार्टी ने अपने बेस्ट वकीलों की फौज तैयार की। खुद केजरीवाल जी थाने जा जाकर उन बच्चों को छुड़ाए हैं, उनके तकलीफों को दूर किए हैं। उनके माता पिता जो चिंतित थे, उनको आश्वासन दिलाया कि उनके साथ एक नेता खड़ा है, उनके बच्चों के साथ उनका कोई एक आदमी खड़ा है जो कि उनके सारे उनके इस प्रकार से अपने अस्पताल में जा जाकर उनका बेहतर इलाज हो सके, और आगे भी जो कानूनी लड़ाई हो उसमें मदद करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वकीलों की फौज खड़ा कर दी। अरविंद केजरीवाल जी ने फौज खड़ी कर दी है बच्चों के संदर्भ पर। इन दो आंदोलन, दो मुद्दे जब विपक्ष संयुक्त रूप से मुखरता के साथ सामने रख रहा है, अरविंद केजरीवाल तीसरा मसला लेकर आ गए। मिश्रा जी के पास आए या डॉक्टर अजय उपाध्याय इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या कहते हो अजय उपाध्याय जी? अरविंद केजरीवाल के इथेनॉल के मुद्दे पर आज की सक्रियता आपको परेशान करने के लिए या भाजपा को परेशान करने के लिए? भाजपा की सहूलियत के लिए है या विपक्ष की कोशिशों को मजबूती देने के लिए? डॉक्टर साहब नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को। काबिले तारीफ है अरविंद केजरीवाल जी का आज का कार्यक्रम। मैं बहुत ही खुश हूं। कांग्रेस पार्टी उनको शुभकामना देती है कि कम से कम भाजपा से डर उनको खत्म करके और लड़ाई लड़नी चाहिए, और आज उन्होंने सड़कों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महीनों बाद दिल्ली से लुप्त होने के बाद आज दर्शन दिया उन्होंने दिल्ली वासियों को, और इसी तरह लड़ना चाहिए। क्यों नहीं? नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उनको लड़ाई लड़नी चाहिए, मुद्दों पर लड़नी चाहिए, और लड़ने का काम आज किया। अब ये मैं नहीं कहूंगा नकल किया, अकल किया, शकल किया, सब गलत बात है जो मीडिया में दुष्प्रचार चल रहा है। राहुल गांधी जी ने अपने तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के हित में। जहां तक लड़ाई की बात है, एक बड़ा झूठ आपके प्रवक्ता झा जी ने बोला कि भाई विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि उस पर लड़ाई हो कॉकरोच पार्टी वाले एंगल पे, और राहुल जी ने मना कर दिया। मुझे ध्यान है और आप लोगों को भी ध्यान है, आप लोग लगातार दिखा रहे हैं, 3 मई जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब से लेकर के और निरंतरता के साथ राहुल गांधी जी ने प्रधान का इस्तीफा मांगने का काम, सड़कों पर छात्रों के हित में लड़ने का काम, कोटा से देहरादून तक लगातार उस चर्चा को बनाए रखने का काम, संसद में भी लगातार उस पर बहस करने का काम, छात्रों के हित में प्रधानमंत्री निवास पर जरूर हो गए, और इतनी बड़ी सेटिंग थी प्रधानमंत्री जी से कि उनके मुंह में और
नाक से खून निकलवा दिया मोदी जी ने। कितनी बड़ी सेटिंग थी, खून भी निकलवाने का काम सेटिंग से नहीं हुआ। तो दर्शक जनता देखती है कि कौन क्या कर रहा है। अभी नहीं भी नहीं नहीं डॉक्टर अयोध्या, थोड़ा आपकी बातचीत से मैं अचंभित हूं। अभी तो आप बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि आप भाजपा के साथ सेटिंग कर रहे हैं। देखिए, मनीष जी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या आपको? मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए लड़े, मेरी शुभकामना है। जनता के लिए ही लड़ना चाहिए। मान लीजिए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर ये बात है, आप थोड़ा स्पष्ट करो। आपको यकीन है ना कि अरविंद केजरीवाल जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? मनीष जी ने तो बता दिया कि आप जनता के लिए, छात्रों के लिए नहीं लड़ रहे थे। आप तो भाजपा के साथ सेटिंग करके कॉकरोच जनता पार्टी और उन छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने के लिए खेल कर रहे थे। तो आपने जो किया वो तो मनीष जी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के अनुसार खेल था। पर अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो आपके अनुसार एक ईमानदार लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, और इस संघर्ष के लिए आपकी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। कायम होना इसमें अयोध्या। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द को जी। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है। मुझे खुशी हुई, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली वासियों को कम से कम उन्होंने दर्शन दिया बहुत महीनों बाद, और वो सड़कों पर आकर के लड़ने का काम किया। यही उनका फितरत रहा पुराना। पर बीच में कुछ समय से जब दिल्ली चुनाव के बाद वो लुप्त हो गए थे, और कई लोगों ने, भाजपा के लोगों ने सिर्फ नहीं, इनके लोगों ने भी गायब का नारा लगाया था, जो बाद में इनके साथ, भाजपा वालों के साथ चले गए। अब सेटिंग किसकी थी नहीं थी सब छोड़ दीजिए। जनता के मुद्दों पर जो भी क्यों छोड़ दे? अजय बताइए, बड़ी अजीब सी बात करो। मनीष जी बता रहे हैं आपकी सेटिंग है, आप हमें बोल रहे हो कि ये छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? आप सेटिंग करके बैठे हो भाजपा के साथ में। मनीष जी ने बताया, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपने बताया जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये आपने बताया। तो जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है उसकी कई कई बात को आप कह रहे हो छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? मैं तो कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि जनता देख रही है कि कौन सड़क पर ईमानदारी से मुद्दों पर लड़ रहा है, कौन संसद में लड़ रहा है, कौन छात्रों के हित में लड़ रहा है, कौन प्लांटेड स्टोरी डेवलप किया था जंतर मंतर पर। अलग बात है कि वो फेल हो गया भाजपा के बी टीम के तौर, और आम जनता और आम जो छात्र हैं वो सड़कों पर आकर के जो है, जो उनके दर्द थे, दुख थे, उसको उन्होंने निभाने का काम किया। परिणाम सबने देखा किस तरह सरकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार की। दिल्ली में न केवल, बिहार में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में, और कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों में सड़कों पर आकर के छात्रों के हित में लड़ाई लड़ी। अरे मैं तो डॉक्टर अयोध्या जी जो आपसे समझना चाहता हूं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ दल को घेरने का प्रयास कर रही है, संसद चल नहीं पा रही है आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों के चलते। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो आज का प्रदर्शन है, आम आदमी पार्टी का जो ये धरना आंदोलन है, ये विपक्ष के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आहुति देने की कोशिश है। पेट्रोल का काम करेगा, मिट्टी के तेल का काम करेगा, डीजल का काम करेगा, या ये पानी डालने की कोशिश है। इस विषय को अटेंशन मिल रहा था, डाइवर्ट करो, अब इथेनॉल पे चले जाओ, जनता भ्रमित हो जाए। किस पे जाए? राम मंदिर वाला विषय गंभीर है, नहीं छात्र वाला गंभीर है, नहीं ये दोनों विषय तो हो गए, इथेनॉल वाला ज्यादा गंभीर है। क्या कहते हो आप? आपके साथ खेल तो नहीं हो गया? डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, आज के समय में भाजपा के साथ और भाजपा के लोगों से चंदा चोरी के बाद से ईश्वर भी फिरकी ले रहे हैं। और सही पूछिए तो जिस तरह चंदा चोरी इन्होंने किया वो एक बड़ा मुद्दा है, छात्रों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया उससे भी बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक करके छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है, इथेनॉल भी एक बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल जी ने यदि इथेनॉल के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर आए हैं तो मैं स्वागत करता हूं। सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा करने में कोई भी पार्टी, छोटी पार्टी, मैं तो कॉकरोच पार्टी की भी बात कर रहा हूं, वो भी आकर के सड़कों पर यदि लड़ाई लड़ी तो मैं उसे प्लांटेड नहीं कहता हूं। अच्छा, उसे आप प्लांटेड नहीं कहते तो मैं आऊं जगदीश सिंह जी के पास। उससे पहले आप अपनी विफलता मानते हो? देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के आप प्रवक्ता हैं, जनता से सर्वाधिक जुड़े हुए आप हैं, ऐसा आप दावा करते हैं। इथेनॉल जैसा आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला, उस पर आपने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। अपनी इस गलती के लिए कितने शर्मिंदा हो? डॉक्टर साहब, सच पूछिए तो हम उन सारे मुद्दों को सामूहिकता में
लेकर के सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। कोई विफलता नहीं है, विपक्ष का काम है, विपक्ष की जो भूमिका है कांग्रेस पार्टी संसद में भी सड़क पर भी निभा रही है और पूरा देश देख रहा है। जरा हमें बताओ, इथेनॉल पे आपने सड़क पर कौन सा आंदोलन किया? देख लीजिए क्या रिजल्ट आया है, जनता ने उन्हीं मुद्दों पर दिया है। एक मिनट देखो डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी जो सवाल है ना उस सवाल का उत्तर दो। आपने कहा कि हम लड़ रहे हैं, तो हमने केवल एक जानकारी में इजाफा करना चाहा अपने दर्शकों की, और उसके बाद जगदीश जी के पास जाएंगे कि डॉक्टर अजय उपाध्याय थोड़ा समय, तारीख, स्थान हमें बताएं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इथेनॉल के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी कोई कार्यक्रम किया है। आप बड़े चिंतित हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर, या आप मानते हैं चूक गए हम अपनी चीजों में इतने अभिभूत थे कि इथेनॉल भी कोई मुद्दा है हम भूल गए? अरविंद केजरीवाल को पता चल गया। डॉक्टर साहब, अरविंद जी को जरूर पता चलना चाहिए। जितने भी मुद्दे हैं, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर संसद के अंदर हमारे नेताओं से आप पूछेंगे, आपने खुद दिखाया भी है, खड़गे साहब से लेकर के और हमारे सीनियर नेता राहुल जी से लेकर सबने इन मुद्दों पर लगातार बहस को पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से हम इन बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। कई बार एक मुद्दा प्राथमिकता में होता है, उसके साथ बाकी मुद्दे होते हैं। चंदा चोरी पर हमने पिछले 10 दिन पहले पूरे देश में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां ये मुद्दे भी थे, छात्रों के भी। जब छात्रों की गुंज की आवाज आ रही है, उस आवाज में ऐसा नहीं है कि चंदा चोरी नहीं होती है, उसमें भी आवाज आती है। तो ये विपक्ष का जो रोल है, विपक्ष के रोल के विपक्ष का जो रोल है वो हम निभा रहे हैं। हालांकि इथेनॉल के संदर्भ में कांग्रेस के रोल को हम ढूंढ रहे हैं, और हमारे साथ में जगदीश सिंह जी हैं। क्या कहते हैं जगदीश जी? बात देश के संदर्भ में मुद्दे की नहीं है, बात देश के लोगों के मुद्दे के संदर्भ में नहीं है, बात दल के अपने फायदे के संदर्भ में। इसलिए समाजवादी पार्टी को अब जो मुद्दा काम का लगता है वो राम जन्मभूमि का लगता है, राम मंदिर का लगता है, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। क्या कहते हो जगदीश जी? देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है द्विवेदी जी, वो बहुत बड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और सबसे बड़ा ये विषय इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार मतलब इसका मुखौटा हटा है किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह के, इस तरह इनकी जो वास्तविकता है कि शेर की खाल में भेड़िए, ये पता चलता है। राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का मामला है द्विवेदी जी, वो इनको एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। ये किस तरह से प्लांटेड तरीके से लोगों की आस्था के साथ, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किए, और उस पैसे का भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की और सत्ता पे आए। आज कहते हैं 22 राज्यों में मेरी सरकार है, उन्हीं के घर को इन लोगों ने लूट लिया है। तो जनता में गांव-गांव, गली-गली द्विवेदी जी, ये इस तरह से एक्सपोज हुए हैं कि लोग बाग इनको बड़े ही तुच्छ तरह से आज इस तरह से कमेंट करते हैं कि अरे इन चोरों से सावधान, इन चोरों को हटाना है। और देश से जब ये भगवान के नहीं हुए तो आम जनता के क्या होंगे? ये सारा का सारा काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ जगदीश जी, भाई राम मंदिर के संदर्भ में तो सरकार बता रही है कि जैसे ही जानकारी आई कितनी तत्पर तरीके से कार्रवाई हुई, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, राशि भी बरामद की गई, नैतिक आधार पर चंपत राय जी जैसे तपस्वी के द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया, ट्रस्ट के नए सिरे से पुनर्गठन की व्यवस्था हो गई, नए सीए के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताइए, उन्होंने तो इतने सारे काम कर दिए, फिर भी आप राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मसले को जो है हर जगह उठाए घूम रहे हो, हर जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो जगदीश जी आप ऐसा? द्विवेदी जी, मैं आपसे बताऊं, एक जो छोटे छोटे चोर, आज उत्तर प्रदेश की हालत ये है, आप तो बड़े पत्रकार हैं, अगर जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि छोटे छोटे अपराधी अगर किसी चोरी में, तो पुलिस उनके पैर में गोली मारती है, किसी को जान से ही मार देती है। कहते हैं इनकाउंटर किया है, योगी का राज बहुत सख्त है, बहुत ये है जी। और राम मंदिर का इतना बड़ा अनर्थ हुआ, महापाप हुआ द्विवेदी जी, इसके बावजूद उन बेचारे कर्मचारियों को, जो कर्मचारी है उनको फंसा करके जो बड़े
बड़े इनकी हैसियत नहीं है योगी जी और मोदी जी की कि चंपत राय के ऊपर कार्रवाई कर दे, क्योंकि ये खुद उसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का खुद शामिल है उसमें। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खजाने में पैसा गया है। पर चंपत राय जी ने तो पद छोड़ दिया। आप कह रहे हो कार्रवाई की बात नहीं, आपने देखा नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर। उनके साथ में एक और थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। चंपत राय जी खोल देंगे ना कि पैसा कहां कहां गया है। चंपत राय खोल देंगे, इसलिए चंपत राय, गोपाल राव, वो कौन कोषाध्यक्ष है, ये सब गिरफ्तार नहीं होंगे। कोषाध्यक्ष कौन गिरी है, इन सब लोगों ने मैनेज चोरी करके पैसा आरएसएस और बीजेपी के खजाने में भेजा है। और ये इसलिए ये चोरी जो है ये डकैती पड़ी है द्विवेदी जी, और ये डकैती लोगों की आस्था पर पड़ी है। इन लोगों ने वो काम किया है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। अच्छा एक बात बताओ जगदीश जी, 3 मुद्दे इस समय चल रहे हैं। एक पेपर लीक का मसला है छात्रों के भविष्य को लेकर, एक इथेनॉल पेट्रोल का मसला है आम आदमी के वाहनों की सुरक्षा और उनके अधिकार को लेकर, उपभोक्ता के अधिकार को लेकर, और तीसरा है राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का मसला। ये समाजवादी पार्टी को राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मसला ही इतना ज्यादा क्यों भारा है? हाँ द्विवेदी जी, मैं आपको बता दूं कि हम ये बताना चाहते हैं जनता को कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। हम लोगों ने कई बार डिबेट्स में कहा है कि जैसे जल जीवन मिशन है, ये संस्थागत भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी। जल जीवन मिशन जो है 20 लाख करोड़ का भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है द्विवेदी जी। अगर आप गांव गली से परिचित हो, पूरे गांव की सड़कें खोद दी गई हैं, न कोई टंकी बनी है, न कहीं बोरिंग हुई है, और एक भी नल में गया है। जहां पानी की जरूरत भी नहीं है द्विवेदी जी, वहां पे टंकियां बनाने की कोशिश करके पैसा निकाल लिया गया। अरे भाई, ये पैसे का इतना जबरदस्त दुरुपयोग करके और पूरा का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खजाने में गया है। दूसरी बात यह है कि हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को कि ये इतने बड़े चोर हैं कि जब भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो आप चाहे किसान बीमा ले लो, चाहे जल जीवन मिशन ले लो, चाहे सड़कों देख लीजिए, जो एक्सप्रेस वे बना है कानपुर से लखनऊ, अभी 4 दिन पहले उद्घाटन हुआ है और 20 जगह से टूट गया है एक्सप्रेस वे। अब क्यों नहीं एफआईआर होती है इसमें? इसको बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि वो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कंपनियां, उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी खा रही है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। आप समझ लीजिए कि ये सड़क जो है, जो बनी एक्सप्रेस वे लखनऊ से कानपुर, ये कई जगह से टूट गई है, एफआईआर नहीं होगी। इनमें योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? कहाँ गया बुलडोजर? ये जगदीश सिंह जी का कहना है। तो हम इस चोरी को सामने लाना चाहते हैं। तो 3 प्रवक्ता, भाजपा विरोधी, मोदी जी विरोधी, केंद्र सरकार विरोधी, अपने अपने नजरिए को सामने रख दिए। मिश्रा जी, मेरी सद्भावना और शुभकामनाएं आपके साथ। कितना असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पहले आप हमेशा तलवार लेकर इनकी सर कलम किया करते थे, अचानक ऐसा लग रहा है इनके हाथों में तलवार है। पता नहीं आपके हाथ में ढालवाल भी है कि नहीं है। डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार करना चाहता हूँ जी। निश्चित तौर पर हमारे पास जो मसले आए हैं, जैसे हम लोगों ने 3 मसले के ऊपर में बात की है, और सभी प्रवक्ताओं ने, सभी साथियों ने उसके ऊपर में अपनी चिंताएं बिल्कुल जाहिर की है। मैं बिल्कुल आशा करता हूं जो कि हमारे ही विषय को भी बड़ी गंभीरता से लेंगे, जो कि सरकार ने इसके ऊपर में क्या क्या कदम उठाए। जहां तक बात है राम मंदिर चोरी का, वो हम सब जानते हैं, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह से उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने में स्टेटस रिपोर्ट था, और स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी हम सब लोगों ने देखा है, जो किस तरह से उनका गाइडलाइन था। हालांकि बहुत सारी चीजें थी जो विपक्षी दल ने उठाया था, लेकिन उस सब को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से गाइडलाइन दे करके उस चीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो कि हाँ बिल्कुल सही बात है। चंदा चोरी का जो मामला है बहुत ही गंभीर विषय है, और निश्चित तौर पर ये आस्था को रिस्टोर करने में भी जो
आगे आने वाले समय में जो दिक्कत होगी निश्चित तौर पर उससे भी हम भीग गए। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से कदम उठा करके जो ट्रस्ट है उसका पुनर्गठन, उसमें हमने देखा चंपत राय जी का किस तरह से इस्तीफा हुआ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मसले गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया, इन सब सारे विषयों को लेकर के बड़े ही गंभीरता से सरकार ने इसके ऊपर में कदम उठाया। जो जिसने भी चोरी की वहां से रिकवरी भी हुआ, उसके ऊपर में एक्शन भी हुआ और मुझे लगता है जो कि आगे जो आने वाला रिपोर्ट है उसमें भी अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर में भी कार्रवाई की जाएगी। ये हम सब जानते हैं। एक मिनट रुकिए मिश्रा जी, ये जो बाकी सारे चोरी चकारी के मसले आते हैं, आप सीधे कमांडर के यहाँ पे छापा पड़वाते हो, उसको गिरफ्तारी करवाते हो। वो कितने ही मंत्रियों को आपने जो है जेल में डलवा दिया, मनीष सिसोदिया, वो सत्येंद्र जैन, आप तो मुख्यमंत्रियों को भी नहीं छोड़ते भाई, हेमंत सोरेन को भी जेल में डलवा दिए थे, बड़ी मुश्किल से बाहर आए। ये कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए लोग थे, कुछ लोगों की आस्था के लोग थे, कुछ लोगों के भरोसे के लोग थे। राम मंदिर के संदर्भ में तो आप खुद बोल रहे हैं करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था, और आस्था के केंद्र में सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी जिनके पास थी वो संदेह के दायरे में। आपने कप्तानों को छोड़ सिपाहियों को अंदर डाल के हमें बताने की कोशिश करो कि देखो क्या कमाल की कार्रवाई की है। करोड़ों की आस्था से जुड़ा हुए व्यक्ति के संदर्भ में सरदारों की गर्दनें छोड़ दी गई, सिपाहियों की गर्दनें उतार दी गई। क्या कहते हो मिश्रा जी? ठीक है डॉक्टर साहब के प्रश्न का ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, कोई भी चीज अगर जब कोई समिति या इस तरह का एसआईटी के का जब गठन होता है तो उसने रिपोर्ट जो पेश की, उसने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर कार्रवाई हुई। अब इसमें सरकार की मनमानी तो चलेगी नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों का इन व्यक्ति के ऊपर में संदेह है इसलिए पकड़ लिया जाए। क्या डॉक्टर साहब मेरे ऊपर संदेह करेंगे और एसआईटी रिपोर्ट में ये संदेह से परे है तो क्या मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब हमें गिरफ्तार कर लेंगे? ये एसआईटी है क्या भाई, जो आप बार बार हमें एसआईटी बता रहे हो? आपकी सरकार के कारिंदे, उनका एक समूह, वो समूह का जांच, किसकी हिम्मत है आपके दिशा निर्देशों से बाहर जाकर कुछ कर ले? इतने कमजोर सरकार थोड़ी चला रहे हो आप। प्रशासनिक रूप से दक्ष, राजनीतिक रूप से कुशाग्र लोगों के द्वारा संचालित सरकार है। योगी जी का नाम सुनकर लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, मोदी जी का नाम सुन के दहलने लगते हैं, और अमित शाह जी का नाम सुन लो तो लोग घर के अंदर ही दौड़ जाते हैं। मतलब इस प्रकार का ऑरा है, इस प्रकार का रसूख है, इस प्रकार की दमदारी है। अमित शाह जी हमें समझा रहे हैं वो एसआईटी में नाम नहीं था। एसआईटी किसकी है भाई? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर साहब। मैं आपके प्रश्नों का मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या एसआईटी का गठन किया, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं उसके ऊपर में संदेह करने का, क्योंकि हो सकता है सरकार के ही नुमाइंदे उस एसआईटी में होंगे, उस एसआईटी की टीम में होंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस एसआईटी के रिपोर्ट को खारिज कर दिया? हम लोग न्यायालय से तो बिल्कुल ऐसा तो है ना जो कि हर एक चीज के ऊपर में आप मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, अजय जी के ऊपर में विश्वास मत करिए, मनीष जी के ऊपर में विश्वास नहीं करिए, और जो हमारे गिरीश जी है, जगदीश जी है, उनके ऊपर में विश्वास मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर है? एसआईटी की रिपोर्ट को कोई किसी ने खारिज, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, ये इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जी डॉक्टर साहब, दूसरा विषय और ये है, जैसे आपने लीक, हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो कि एक लीक का भी विषय है, निश्चित तौर पर लीक का विषय है, पेपर लीक का विषय है, तो क्या सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया? बिल्कुल लिया गंभीरता से, और इसके लिए संसद के अंदर में कानून ला करके उसको पास करवाने का भी काम किया। हम तो ये कहते हैं जो विपक्षी दलों का कोई भी अगर विषय है तो सदन के पटल पर चर्चा होनी चाहिए, और जनता के से जुड़े जो भी मुद्दे हैं वो सड़क नहीं संसद में जाकर के उसके ऊपर में चर्चा करें, उसके ऊपर में अपना सुझाव दें, अपनी सलाह दें, और आगे आने वाले समय में जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसके लिए भी हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसमें नो इफ वाली बात है, नो बट वाली बात है।
तीसरी चीज है E20 का मसला। E20 के मसले के ऊपर में क्या सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि E20 को यूज करने पर 5 से 6% का माइलेज घटता है, सरकार ने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है जो कि एक्सेप्ट नहीं किया। जहां तक गाड़ियों की खराब की बात है, उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखा है, जो कि किस तरह से जो गाड़ी जिस भी चाहे वो मारुति का हो, चाहे हुंडई का हो, चाहे किसी का भी हो, सबने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। और E20 के प्रति जो गंभीरता है वो सरकार बिल्कुल एक मिनट मिश्रा जी, मतलब आपके एहसान पे कितना नतमस्तक हो जाए समझ ही नहीं पाते। बोले सरकार ने माना E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से 3 से 5% माइलेज घट रहा है, हमने माना तो सही, गाड़ियों के नुकसान के संदर्भ में मान तो लिए। वो उपभोक्ता है, इस देश का नागरिक है। आप किसी भी चीज को आम आदमी के इस्तेमाल के लिए लागू कर दे रहे हैं बिना पूरी रिसर्च किए, बिना पूरा शोध किए, बिना उसके प्रभावों का अध्ययन आकलन किए। आपने तो लगातार पहले देश को यही बताया कि इससे कोई नुकसान नहीं है, ये तो फ्रेंडली है गाड़ियों के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। जब हर तरह से आवाज आई कि गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, मैकेनिक बोले कि गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, जब उपभोक्ता लगातार बोले कि मेरी गाड़ी एवरेज कम दे रही है, तब जाके तो आप माने हो। क्या आप अपनी इस विफलता को नहीं मानोगे कि हमने बगैर पूरा अध्ययन किए लोगों को अपने निर्णय को भुगतने के लिए छोड़ दिया? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं इस चीज का बिल्कुल आपके इस बात से मैं खड़ा नहीं होता जी। हमने E20 के ऊपर मैं पूरी तरह से पूरे शोध के साथ, पूरे रिसर्च के साथ हमने इस विषय को लेकर के आगे आए। ये जरूर है जो कि हमने ये जरूर कहा, हाँ ठीक है, आप हम कह सकते हैं जो कि E20 में जो माइलेज वाली बात थी उसमें उपभोक्ता को कहीं देर से पता चला, ये मैं इस चीज को मान सकता हूं। लेकिन हमने एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा जहां तक गाड़ी के नुकसान की बात है, तो गाड़ी के नुकसान की बात जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर मुझे लगता है जो कि वहां पर कहीं पे भी गाड़ी का नुकसान E20 के माध्यम से, उसके प्रयोग करने से नहीं हुआ, इसका भी रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है सरकार, अरे माफ कीजिएगा मिश्रा जी, थोड़ा अपडेट रहिए ना। संसद में सरकार ने मान लिया है कि हाँ गाड़ियों में रबर की गैस किट वगैरह के संदर्भ में नुकसान है, कुछ पार्ट्स को नुकसान हो सकता है, सरकार मान बैठी। अब यहां पे इंकार कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं है। आपने जैसे कहा, आपने जैसे रबरों को नुकसान है, या ये मुझे लगता है जो कि जब E20 का प्रयोग शुरू हुआ उससे पहले जो गाड़ी का मॉडल था, ये उसमें वो खराबियां हो सकती थी, लेकिन आगे आने वाले समय में E20 के आधार पर जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें कहीं कोई है। डॉक्टर साहब इस चीज का तो क्या करें मिश्रा जी, मतलब अब तक की जो हमारी गाड़ियां हैं उनको अपने घर के गोदाम में खड़ा कर दें? तो आपने तो फैसला ले लिया है, E20 पेट्रोल ही अब उपभोक्ता को मिलेगा। चॉइस तो है नहीं कि आपको नॉर्मल पेट्रोल भी मिल रहा हो, E20 भी मिल रहा है, कि आपकी इच्छा है आप इसे डलवाओ या उसे डलवाओ। तो क्या करें? आपने तो बोल दिया नई गाड़ी है इसके अनुसार रहेंगी, पुरानी गाड़ी वाले क्या करें? मरम्मत के बिल भरें या आप विपक्ष को अफसरी उपलब्ध करा रहे हो? मन भर गया क्या आपका? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आपने कहा कि जैसे जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो पुराने मॉडल हैं, क्या उसको हम गोडाउन में खड़ा कर दें या घर में खड़ा कर दें? ऐसी बात नहीं है। मैं भी 2017 के मॉडल का एक हमारे पास स्कूटी है, 2 व्हीलर है, और मैं उसको यूज करता हूं। ये जरूर है कि उसकी माइलेज जरूर कम हो गई है, लेकिन खराबियां अभी तक मुझे नहीं पता चला है कि कोई खराबी हुई है या किसी और E20 के प्रयोग करने से वो खराबी हुई है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा मिश्रा जी एक बात बताओ, पेट्रोल तो सस्ता किए नहीं और माइलेज हमारी गाड़ी का घटवा दिया, आपकी गाड़ी का भी घटवा दिया, हमारे फायदे के लिए क्या काम किए भाई आपकी सरकार? उसमें फायदा हुआ सर, डॉक्टर साहब, फायदा हुआ। अब जैसे E20 का जो स्रोत है, उस स्रोत के माध्यम से हमारे भारतीय किसानों को क्या फायदा हुआ? करोड़ों का फायदा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्या हम इस चीज को नकार सकते हैं? अच्छा बताओ, आप गन्ने का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा दिया आप इथेनॉल के कारण से? थोड़ा चलो यही जानकारी दे दो। समर्थन मूल्य भी बढ़ा है और सरकार भारतीय किसान के जो आय का स्रोत है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है।
कुल मिला के मिश्रा जी ने हमारे सवालों के उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक सवाल का उत्तर दो मिश्रा साहब, कि हर तरफ से विपक्ष हमलावर हो रहा है। ये अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग पार्टियां जो हमलावर हो रही हैं, ये आपके लिए वातावरण को अनुकूल कर रही हैं या ये आपके लिए वातावरण को प्रतिकूल कर रही हैं? एक मुद्दे पर बने रहते तो आपको ज्यादा परेशानी थी, या अलग अलग मुद्दों पर ये सब चढ़ बैठे हैं, ये आपको ज्यादा परेशान कर रहा है? बस इतना बता दो, बाकी तो हम गिरीश जी से समझते हैं। साहब 2014 से विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जो सरकार को अस्थिर करने का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम सब ने देखा, जनता ने देखा, सबने देखा, उसके बावजूद भी सरकार स्थिर है। सरकार जनता की समस्याओं को यही तो कह रही है, जो संसद के पटल पर उठाइए, संसद के सत्र में उठाइए, लेकिन हमारे विपक्षी दल अभी भी गंभीर नहीं है। अच्छा, तो मैं गिरीश जी जरा आपके पास आना चाहता हूं दो बातों के संदर्भ में। एक तो माननीय मिश्रा जी ने हमको यह कहा कि 2014 से ही विपक्ष सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका तो इतना लंबा पत्रकारिता जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, कब आपने विपक्ष को सरकार को स्थिर करने के लिए प्रयत्नशील और प्रयासरत देखा है? एक तो मैं ये जानकारी में अपने इजाफा करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उम्र और अनुभव मुझसे बहुत बड़े नाराज इस बात से कि देखो ये विपक्ष सरकार को अस्थिर करता है। तो विपक्ष का काम सरकार को स्थिर करना, स्थायित्व देना कब से है और किस किस ने दिया, एक तो ये जानना है आपसे इस विषय के संदर्भ में। और दूसरा आपसे ये जानना है कि विपक्ष जो हर तरफ से हमलावर हो रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी परेशानी है? देखिए हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति में जो विपक्ष में है वो कभी भी सत्ता पक्ष को स्थिर करने का काम नहीं करता। आप शब्द कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए कि वो अस्थिर करना है या सरकार को कमजोर करना है या देश को कमजोर करना है। सरकार को अगर देश मान ले, राष्ट्र मान ले, तो राष्ट्र को कमजोर करना है। तो बात कुछ भी कर दें, लेकिन मूलतः ये राजनीति है। जो सत्ता में है वो सत्ता के अपने हिसाब से राजनीति करेंगे, जो विपक्ष है वो विपक्ष की राजनीति करेंगे। और एक बड़ा प्रचलित शब्द होता है कि रचनात्मक विपक्ष चाहिए। क्या होता है रचनात्मक? यानी सरकार जो कहे, जो करे, उसमें हाँ में हाँ मिला देना ही रचनात्मकता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो विपक्ष को जब भी मुद्दा मिलता है, और विपक्ष होता ही इसीलिए है कि वो सही मायनों में, यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो हवाई मामले हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर उनको विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और इसको मुझे नहीं लगता कि इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि वो सरकार को अस्थिर करने के लिए है, वो देश को अस्थिर करने के लिए। अनटिल एंड अनलेस हमारे पास इसके कोई बहुत पुख्ता साक्ष्य या प्रमाण न हो, और अगर ऐसे साक्ष्य या प्रमाण हैं, तो मैं यह भी कहूंगा कि समानांतर रूप से जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार को अस्थिर करने का मतलब एक परोक्ष रूप से माना जाता है कि आप देश को अस्थिर कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसके ये तो बहुत गंभीर आरोप है, और जब आप ये कहते हैं तब आपके पास प्रमाण होने चाहिए। नहीं, लेकिन गिरीश जी, क्या आप इस बात को सराहेंगे और स्वीकारेंगे कि सरकार की खिलाफत देश की खिलाफत होती है, सरकार के खिलाफ राष्ट्र की खिलाफत है? या आपका मानना है कि हर जिम्मेदार नागरिक और हर जिम्मेदार राजनीतिक दल का यह दायित्व है कि अगर मुद्दों के आधार पर उसकी सरकार से कोई असहमति है तो वो असहमति को एक लोकतांत्रिक तरीके से सार्वजनिक करे, फैसला जनता करे? तो ये भाई देखिए, हम हिमांशु जी, हम लोकतंत्र में हैं, और हमारे जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, दोनों सत्ता में रहे हैं। और जब वो सत्ता में रहे तो क्या वो खुद ही कहते रहे कि हम विपक्ष का स्वागत करते हैं, हम अपनी आलोचना का स्वागत करते हैं, हम असहमति का स्वागत करते हैं? तो आलोचना, असहमति, आपत्ति, ये लोकतंत्र के स्थायी अंग हैं। लोकतंत्र इसी पे टिका होता है। नहीं, लेकिन अपन थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं गिरीश जी, और आपसे जानना चाहता हूं कि अभी 3 मुद्दों पर अपन बात कर रहे हैं, जो 3 अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से संघर्ष करने के लिए उतरे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि अरसे बाद विपक्ष उन मुद्दों को खोज पाया है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है? राहुल गांधी राफेल में चिल्ला रहे थे, अब राफेल कुछ लोगों के बीच कई विषय,
क्या आप मानते हैं कि छात्र बड़ा महत्वपूर्ण घटक है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसे पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी, वो तो 3 दशक से इसी बात पर कटघरे में थी कि ये तो रामद्रोही है, राम मंदिर के विरोधी हैं। वो अब राम मंदिर को ही विषय बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए प्रयत्नशील है। सबसे पहले चंदा चोरी का मसला समाजवादी पार्टी ने उठाया था, आपकी जानकारी में होगा। और इधर अरविंद केजरीवाल आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला अर्थात इथेनॉल पेट्रोल, उसे लेकर सड़क पर उतरे हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई सत्ता पक्ष को विपक्ष संयुक्त रूप से नहीं बल्कि अलग अलग रूप से खड़े होकर चुनौती दे रहा है और यह भाजपा के लिए, एनडीए के लिए वाकई एक चुनौती है? देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वो सब, देखिए अभी आपने जिक्र कहा कि राफेल में ये हो गया, अडानी को फायदा दे दिया, अंबानी को फायदा दे दिया, ये आरोप बहुत लगते रहे, लेकिन सप्रमाण कभी भी कोई बातें देश के सामने, सप्रमाण मतलब ये कि जिनको आप सिद्ध कर सके, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं आ पाई। सरकार के लिए इस बार कठिन समय इसलिए है कि जो ये तीनों मुद्दे हैं, अभी हमारी चर्चा में भी ये बात आई, ये जो तीनों मुद्दे हैं ये एक तरीके से सिद्ध हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नीट की परीक्षा में घपला घोटाला नहीं हुआ, वो पेपर लीक नहीं हुआ, छात्रों के साथ अन्याय नहीं हुआ, इनकार नहीं कर सकते। राम मंदिर का जो दान पात्र है उसमें आई हुई राशि में चोरी नहीं हुई, है साफ इनकार नहीं कर सकते। और उसी तरीके से आपने भी अभी कहा कि जो एथेनॉल का मामला है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। मिश्रा जी ने जरूर कहा कि हमने इसके लिए जरूर पहले की तैयारी की थी, सारी चीज, लेकिन अंततः उनको भी ये कहना पड़ा कि ये जो नुकसान वाली बात है, औसत में कमी, एवरेज में कमी वाली बात है, ये बात जरूर है कि इस पर हमारा ध्यान गया है और अब जो वाहन बनेंगे वो इसके अनुकूल होंगे। तो ये जो तीनों मुद्दे हैं, ये संयोग या दुर्योग सरकार की दृष्टि से कहें तो पहली बार हुआ है कि जिन 3 मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके के आंदोलन अलग अलग पार्टियां चला रही हैं, उनका एक निश्चित आधार है और ऐसा नहीं कि बात हवा में कही जा रही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार के लिए मुश्किल समय है। ये सरकार के लिए मुश्किल समय है। हमारे साथ में जगदीश जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी जगदीश जी, आप जब मिश्रा जी बोल रहे थे कुछ कहना, वो बात रह गई थी। कहना ये चाह रहा था कि पहली बार जो गिरीश जी ने कहा है, पहली बार ये सरकार ये एक्सपोज हुई, जैसे मैंने कहा, और मैं खुश इस बात पर था कि आपने इनको मिश्रा जी को घेरा बीजेपी। हमने टीवी डिबेट्स में द्विवेदी जी देखा और आपको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज की चर्चा में आपने बिल्कुल सही जो रुख है, जो होना चाहिए एंकर को, वो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए उंगली उठा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अहंकार में भरी हुई है द्विवेदी जी, और ये चोरी को चोरी नहीं मान रही, चोरों को बचाने में लगी हुई है। पूरा का पूरा पैसा हड़प करके अपनी जेब में रख लिया है। इन्होंने जो है नीट पेपर लीक हुआ, बच्चों पे लाठी और गोली चलाई, AK-47 से वो किया, फायर किया। जब बच्चों के साथ समझौता हो गया कि नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बावजूद इन्होंने दमनकारी कुकत किया, बच्चों को घर से गिरफ्तार करवाया। तो ये सब बातें ऐसी है कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और जैसा कि हमारे उपाध्याय जी ने बताया कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो सिद्ध मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर साहब। इन मुद्दों को हम कंटिन्यू, जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना बुलडोजर लेकर के, अपना गोली बंदूक लेकर के राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, पेपर लीक के मामले में कार्रवाई नहीं करती है, तब तक इसके खिलाफ हम संसद से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर हमने जो विषय दिया था वो ये था, 3 तरह से वार क्या करेगी सरकार। उपाध्याय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्या अभी सहयोग करिए या दुरुपयोग करिए, विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर हमलावर है वो अपने आप में वक्त के साथ सिद्ध मामले हैं।
तो ऐसे में इन आरोपों को नकार कर समाधान नहीं खोजा जा सकता, बल्कि इन आरोपों पर जवाबी कार्रवाई कर कर ही सरकार अपने पक्ष में वातावरण बना सकती है। अब यह सरकार के ऊपर है कि वह इन मुद्दों के संदर्भ में स्वयं से कुछ सुधार संबंधी कदम उठाए, कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिसके चलते यह संदेश जाए कि चीजों को ठीक किया गया है, ना कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया उनको ठीक कर दिया जा रहा है। अगर मुद्दों को ठीक किया जाएगा तो सरकार एक बार फिर प्रभावी स्वरूप में दिखेगी, या मुद्दे उठाने वालों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। बढ़िया के लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उसके अपने परिणाम और प्रभाव हो सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद। सदा